नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक सर्वेंट में। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने 1885 से लेकर 1935 तक के इतिहास की एक विस्तृत चर्चा की है। आज इसी श्रृंखला में इस तीसरे वीडियो में हम 1935 से लेकर 1947 तक के इतिहास की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1937 का प्रांतीय चुनाव। आज हम शुरू करेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव से। हालांकि कुछ अधिनियम छूट गए हैं, जैसे अधिनियम की चर्चा हमने नहीं की है। अधिनियम की चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो पे करेंगे। आज हम देखते हैं 1937 का प्रांतीय चुनाव। देखिए, 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसके द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिला। अंग्रेजी सरकार ने यह व्यवस्था की 1935 के अधिनियम में कि भारतीयों को भी स्वायत्तता दी जाए अपनी शासन व्यवस्था संचालन के लिए। इसके तहत उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय लिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो थी वो 1935 के अधिनियम से संतुष्ट तो नहीं थी, परंतु उसने चुनाव में भाग लिया। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिला। फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हुआ। चुनाव होने थे, चूंकि 1937 में यह भारत का पहला आम चुनाव था। याद रखिएगा, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1937 में। तो अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे पंजाब में अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी का गठन हुआ। फजलुल हक, याद रखिएगा, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्र कामगार पार्टी का गठन हुआ। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी। दोनों एक ही है, स्वतंत्र कामगार पार्टी या इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी। संयुक्त प्रांत में छतारी के नवाब ने नेशनलिस्ट एग्रीकल्चर पार्टी का गठन किया। संयुक्त प्रांत में छतारी के नवाब ने नेशनलिस्ट एग्रीकल्चर पार्टी का गठन किया। जबकि सिंध में अब्दुल्ला हारून ने स्वतंत्र दल का गठन किया। तो ये कुछ प्रमुख दल थे जिनका गठन हुआ 1937 के प्रांतीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1937 में, फरवरी 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए। फरवरी 1937 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 5, याद रखिएगा, जिनमें से 5 मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 11 में से। जबकि मुंबई में कांग्रेस एक सीट से बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। 175 सीटें थी और 86 सीटें मिली उसको, कांग्रेस को, है ना। तो एक सीट और मिल जाता अगर, तो पूर्ण बहुमत मिल जाता बम्बई में, लेकिन नहीं मिला। ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार कुल 8 प्रांतों में बनी। जिसमें पश्चिमोत्तर प्रांत और असम भी शामिल थे। तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को। 11 प्रांतों में चुनाव हुए और 8 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की। अब देखिए, कहां सरकार नहीं बनी। देखो, कांग्रेस की सरकार एक जगह नहीं बनी, पंजाब में मुस्लिम लीग के जिन्ना और यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खां के मध्य समझौता हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो अफसर हुसैन, याद रखिएगा ना, अफसर हुसैन। लेकिन समझौता किसके बीच हुआ? जिन्ना और सिकंदर हयात खां के मध्य। और सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनी। तो देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। दूसरी जगह बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के मध्य समझौता हुआ और फजलुल हक, जो इस पार्टी के संस्थापक भी थे, कृषक प्रजा पार्टी के, उनके नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनी। सिंध में देखिए, तीसरा जगह क्या है?
सिंध सिंध में स्वतंत्र दल के नेता अब्दुल हारून के नेतृत्व में सरकार बनी। सिंध में स्वतंत्र दल के नेता अब्दुल हारून के नेतृत्व में सरकार बनी। ये 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, याद रखिएगा, पंजाब, बंगाल और सिंध। ठीक है, ये सरकारें जो थी, जो गैर कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारें जो बनी थी, प्रांतों में सरकार बनी थी, उनका कार्यकाल 1947 तक लगभग चलता रहा था, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था पंजाब में क्योंकि दोनों के बीच समझौता हुआ था, है ना। तो सिकंदर हयात खां और जिन्ना के मध्य समझौता हुआ था, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पड़ा। और हम देखते हैं कि 1947 आते आते इस पर पूरा अधिकार, इस पार्टी पर पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाता है? मुस्लिम लीग का। ठीक है, ये याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 1937 से 39 तक रहा है। 1937 से लेकर 1939 तक, कुल 28 महीने तक। ठीक है, 28 महीने तक इन्होंने शासन चलाया, है ना। और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई थी। एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई थी जिसके सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 3 सदस्य थे केंद्रीय नियंत्रण परिषद की, जिसका कार्य क्या था? कांग्रेस शासित राज्यों के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, अब देखिए, अब चुनाव हो गया तो विभिन्न प्रांत थे, तो उस समय जो विभिन्न प्रांत थे वहाँ का जो प्रमुख होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। तो देखिए, मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री बने सी राजगोपालाचारी, मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री एन जी खरे प्रारंभ में। बाद में कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया एन जी खरे ने मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री से, तब जाकर रविशंकर शुक्ल प्रधानमंत्री बने। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने। गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने। मुंबई प्रांत के प्रधानमंत्री बीजी खरे मुंबई प्रांत के प्रधानमंत्री। असम के प्रधानमंत्री सादुल्ला बने। प्रारंभ में सादुल्ला प्रधानमंत्री रहे असम के, बाद में गोपीनाथ बारदोलाई बने असम के प्रधानमंत्री। ठीक है, इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। वायसराय उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया? भारतीयों से पूछे बिना उन्हें युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे कांग्रेस में एक निराशा व्याप्त हो गई और कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 को एक कार्य समिति की बैठक बुलाई कांग्रेस ने, और वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि त्यागपत्र देना है। इसी निर्णय के तहत कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने, निराश होकर, है ना। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। तो 28 महीने तक ही चल पाई इनकी गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे से प्रसन्न होकर, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया, जिसमें इनका साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया था। देखिए क्या हुआ था, जब चुनाव हुआ तो देखो, चुनाव से तो स्पष्ट था कि 11 में से 8 प्रांत में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, और मुस्लिम लीग को जहां जहां उम्मीद थी कि हम सीट ज़्यादा जीतेंगे, वहां से भी ये हार गए थे, है ना, जीत नहीं पाए थे। मतलब इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया था कि मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग नहीं है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी, है ना, और अड़ंगे की नीति पे काम करने लगी थी कि दंगे कराने हैं, ये कराने हैं। बाद में हम देखेंगे भी कि कालांतर में ये चीज़ होते भी हैं। अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर शामिल हो जाती है, ताकि सरकार को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया, जिसमें इनका साथ याद रखिएगा अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, तो ये 1937 का प्रांतीय चुनाव था, जिसे भारत का पहला आम चुनाव भी कहते हैं। तो इतने पॉइंट को आपको याद रखना है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक है पाकिस्तान की मांग 1940। पाकिस्तान की मांग 1940। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका में, है ना, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के गठन से ही सांप्रदायिकता का विकास होने लगता है ना, सांप्रदायिकता का विकास होने लगता है। अब देखते हैं हम लोग 1909 का अधिनियम आता है। 1909 के अधिनियम में हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के बीच बो दिए थे, जिसके तहत हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बांटने का कोशिश किया गया। फिर हम लोग देखते हैं बाद में जाके 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो जाता है,
जिसमें बहुत सारे नेता प्रसन्न होते नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं विभाजन की रूपरेखा बना रहा है। 1916 का जो समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। फिर हम लोग देखते हैं 1919 के अधिनियम में और बांटने का प्रयास किया जाता है और धीरे धीरे यह क्रम लगातार चलता है। देखिए 1930 में सर्वप्रथम दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद इकबाल ने किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितने भी हैं उनको अलग कर एक नया राष्ट्र बनाना चाहिए। ठीक है, ये मोहम्मद इकबाल की मांग थी। इन्होंने ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है ना। इनकलाब आप सुने होंगे, इनकलाब का नारा इन्होंने दिया था मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब का याद रखिएगा, इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद बोल दे तो भगत सिंह। ठीक है, अब देखो 1930 में तो ये हो गया कि बात आ गई कि एक मुस्लिम राष्ट्र अलग से होना चाहिए, दो राष्ट्र सिद्धांत बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। भारत से अलग एक राष्ट्र होना चाहिए। अब फिर देखिए 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने पंजाब, देखिए पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों को मिलाकर एक पाकिस्तान की मांग की कि पाकिस्तान इन क्षेत्रों को मिलाकर बनना चाहिए। अब पाकिस्तान देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पी से देखो पंजाब हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान हो जाएगा, के से कश्मीर हो जाएगा, है ना, एस से सिंध हो जाएगा और तान से हो जाएगा आपका बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये 5 जगह को मिला के उन्होंने क्या कहा कि इनको मिला के पाकिस्तान बनना चाहिए। तो चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा, 1933 में एक पत्र इन्होंने पर्चा जारी किया था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय जो भी बुद्धिजीवी थे, मुस्लिम बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा था कि यार ये तो मतलब युवा छात्र है, कुछ भी बोल रहा है ना। तो उस समय ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ, 23 मार्च 1940, देखो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन 23 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब देखो इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत की बात की कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था उसमें ये मांग की गई और इसी अधिवेशन में एक प्रसिद्ध प्रस्ताव लाया गया था मुस्लिम राष्ट्र बनाने हेतु, जिसका प्रारूप तैयार किया गया था। याद रखिएगा, प्रारूप तैयार किसने किया था? सिकंदर हयात खां ने। ठीक है, इसका प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खां ने। इसे प्रस्तुत किया फजलुल हक ने और इसका समर्थन किया खली कुज्जमा ने। ठीक है, खली कुज्जमा ने इसका समर्थन किया। याद रखिएगा, प्रारूप बोला तो सिकंदर हयात खां, प्रस्तुत करने का बोलेगा तो फजलुल हक और समर्थन करने को बोलेगा तो खली कुज्जमा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहीं पे मुस्लिम लीग ने नारा दिया विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा इन्होंने दिया था। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान की मांग। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, याद रखिएगा ना, अगस्त प्रस्ताव। इसी को बोलते हैं लिन लिथगो प्रस्ताव। देखो द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि देखो 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व शुरू हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी भाग ले रहा था, है ना, तो भारतीयों का सहयोग भी तो आवश्यक था, क्योंकि ब्रिटेन की सेना में उस समय अधिकतर भारतीय थे सैनिक, है ना, तो भारतीयों का सहयोग भी जरूरी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिन लिथगो ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव या लिन लिथगो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब देखो 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ बिहार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। और इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए, है ना, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन इन लोग ऐसा कुछ करने के पक्ष में थे नहीं, है ना। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला था, केंद्र में वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। भारतीय पहले भी सम्मिलित थे लेकिन उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ये था इसमें। ठीक है, दूसरा था, भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, एक प्रस्ताव ये दिया इन्होंने। तीसरा, भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा और इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, युद्ध सलाहकार परिषद बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत रक्षा समिति बोल लो या युद्ध सलाहकार परिषद बोल लो। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी थी, जैसे कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं दिया जाना जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कोई भी ऐसा प्रभावशाली वर्ग जो इसका विरोध कर रहा है ना, वैसे समुदाय को शासन नहीं सौंपा जाएगा।
ये मानना था। कुल मिला के देखो ये चौथा जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उससे ये भी समझ में आ गया था ये लोग कुछ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उस समय आप समझो कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना, और विरोधी तो बहुत सारे थे, मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही थी, हिंदू महासभा भी विरोध कर रही थी, आगे हम लोग देखेंगे, है ना, बहुत लोग विरोध करने वाले थे, अंबेडकर भी विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग एक प्रभावशाली वर्ग था, तो अगर मुस्लिम लीग विरोध करती तो कांग्रेस को नहीं मिलता, मतलब एक लालच दिया गया जिसको पूरा करने के पक्ष में कभी भी अंग्रेज नहीं थे। ठीक है, अब देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कारण क्या था ठुकराने का? कांग्रेस पूर्ण स्वराज चाहती थी, है ना, जिसका उल्लेख इस प्रस्ताव में नहीं किया गया था। और मुस्लिम लीग ने क्यों उसको ठुकरा दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, है ना, और उसका भी उल्लेख अगस्त प्रस्ताव में नहीं था। तो इन कारणों से अगस्त प्रस्ताव भी असफल हो गया, है ना। ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, डेट याद रखना है 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। देखो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की विचारधारा गांधी जी की थी। ठीक है, गांधी जी की थी, मतलब गांधी जी ने इसका सुझाव दिया था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखना ना, पूछेगा दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें उनको अलग से नोट करके याद करना है। ठीक है, अब देखो 1940 में, मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, एक वार्षिक अधिवेशन था ये, है ना, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया था, है ना, और इसको स्वीकृति भी दे दी गई वहीं। अब 17 अक्टूबर 1940, डेट याद रखना है, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। ठीक है, पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। इसीलिए देखो विनोबा भावे को पवनार का संत बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है ना, पवनार का संत किसे कहा जाता है तो विनोबा भावे। ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। अब क्या हुआ कि 17 दिसंबर 1940 आते आते यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया, है ना। फिर 1941 में जाके जवाहरलाल नेहरू ने इसको पुनः प्रारंभ किया। इसीलिए बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रही में। ठीक है, कुछ पॉइंट और याद रखना है इसमें। एक तो गांधीवादी आंदोलन में सबसे कमजोर और प्रभावहीन आंदोलन था, क्योंकि देखो बहुत कम समय तक चला है और ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया ये आंदोलन। ठीक है, दूसरा, जो उस समय की समाचार पत्र थे उनको व्यक्तिगत सत्याग्रह को छापने की मनाही थी। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, उनको आप नहीं छाप सकते, प्रतिबंध लगा दिया गया था इसका, है ना। लेकिन एक पत्र का समाचार पत्र था, है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड ने इस आदेश को नहीं माना। इसने पूरा कवर किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ठीक है, नेशनल हेराल्ड ने। तो ये याद रखना है आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से यह बात सिद्ध हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार के जो भी दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं और भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ने यह सिद्ध कर दिया था। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। देखो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और जापान लगातार हमारी सीमा के पास पहुंच रहा था, भारत की सीमा पे पहुंच रहा था, है ना। और जापान की लगातार बढ़ती शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया था। तब जाकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने ब्रिटेन पर यह दबाव डाला कि वे भारत को स्वतंत्र कर दें, है ना, ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर दे, यह दबाव डाला गया। इसके परिणाम स्वरूप मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। देखो हुआ क्या था, सुने होंगे अटलांटिक चार्टर। ठीक है, सुने होंगे अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक चार्टर 1941 का। ठीक है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। उन्होंने ज़्यादा दबाव डाला था ना ब्रिटेन के ऊपर कि आप भारत को स्वतंत्र करो। क्यों? क्योंकि जापान हमलावर हो रहा था, है ना। इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। हालांकि क्या हुआ था कि भारतीयों को ये आशा बन गई इसके बाद कि अटलांटिक चार्टर होने के बाद कि ब्रिटेन कम से कम अमेरिका की तो सुनेगा, लेकिन नहीं सुना। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चर्चिल, है ना, चर्चिल थे उस समय प्रधानमंत्री। और चर्चिल ने बोल दिया कि भारत या एशियाई देश जितने भी हैं उनको हम स्वतंत्रता नहीं देंगे, है ना। तो उसी के बाद क्या हुआ, क्रिप्स मिशन तो आया, दबाव था, एक प्रकार का नैतिक दबाव डाला गया था, तो क्रिप्स मिशन को भेजा गया। तो देखो 23 मार्च
1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स याद रखना। अन्य सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अब इसकी मुख्य बातें क्या थी, देखो, है ना, इसकी मुख्य बातें क्या थी, देखो, एक तो भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट, विदेश, संचार, रक्षा छोड़ के सब दे देंगे बोलते हैं इन लोग, है ना। तो क्या मतलब, वैसा अधिराज्य लेके क्या करते हैं हम लोग, है ना, डोमिनियन स्टेट का मांग कर रहे थे लोग, दे रहे थे मतलब। दूसरा है संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये तो अभी आप देख रहे होंगे लगातार ये चीज़ कॉमन बात है ना, कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, है ना, ये सब कुछ बातें थी इसमें, क्रिप्स मिशन में, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया, और गांधी जी ने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा इसको, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा क्रिप्स मिशन को। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, या इसी को बोलते हैं अगस्त क्रांति। ठीक है, 1942, 8 अगस्त 1942 को, है ना। देखो क्या हुआ, देखिए भारत में क्रिप्स मिशन आया, है ना। क्रिप्स मिशन असफल हो गया, है ना, क्योंकि उसमें जो प्रावधान किए गए थे वो भारतीयों को स्वीकार्य नहीं थे। फिर आप देखेंगे कि जापान कहीं ना कहीं भारत की सीमा में आ गया था, आ गया था रंगून, आपका म्यांमार, बर्मा, उस समय का तत्कालीन बर्मा, है ना, अभी का म्यांमार, वहाँ कब्जा कर चुका था, पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ा हुआ था जापान के आक्रमण का। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत ज़्यादा होना, इसके कारण आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और गांधी जी ने यह महसूस किया कि स्वाधीनता के प्रश्न को अब और स्थगित करना उचित नहीं होगा, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखो 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव, याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा प्रस्ताव से, ठीक है, वर्धा प्रस्ताव लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, है ना। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। गांधी जी ने इसी समय ना कहा कि कांग्रेस यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है ना, तो उनको चुनौती दी गांधी जी ने और कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का वक्तव्य था उस समय, है ना। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। ठीक है, इस समय वायसराय थे लिन लिथगो, याद रखना ना, लिन लिथगो ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, देखो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, यही से घोषणा हो गई कि अब शुरू होगा ये आंदोलन। ठीक है, 8 अगस्त 1942 याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, इसका प्रस्ताव देखो, यह प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, प्रारूप तैयार किया था भारत छोड़ो आंदोलन का मौलाना आज़ाद ने। इसे प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने, और इसका समर्थन किया था सरदार पटेल ने। याद रखना, ये 3 पॉइंट याद रखना। प्रारूप बनाया किसने, मौलाना आज़ाद ने, प्रस्तुत किया पंडित नेहरू ने, और इसका समर्थन किया सरदार पटेल ने। इसी समय अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया। अब देखो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे नारा से एक चीज़ बता रहा हूँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो तो इस समय दिया गया, एक और नारा है भारत छोड़ो, केवल भारत छोड़ो ना। ठीक है, ये देखो भारत छोड़ो, इतना बस रहेगा तो याद रखना, यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, अब देखो 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर जारी किया, है ना, और इसके तहत सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। और इस तरह से आंदोलन कैसा हो गया, नेतृत्वविहीन हो गया समझ लो, क्योंकि जितने भी प्रमुख नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, सब गिरफ्तार कर लिए गए, है ना। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। ठीक है, जैसे 9 अगस्त कैसे लग गया, देखो 8 अगस्त 1942 को 12 बजे रात्रि को, मतलब 12 के बाद लग गया आपका 9 अगस्त, है ना, तो मध्य रात्रि को शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को, और उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत, है ना। और गांधी जी को कहाँ रखा गया, पुणे के आगा खां पैलेस में। अच्छा, गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इनको भी आगा खां पैलेस में रखा गया था पुणे में। ठीक है, और अन्य नेताओं को कहाँ रखा गया, तो अहमदनगर के दुर्ग में। जैसे नेहरू जी, देखो यहाँ पे जैसे पॉइंट लिखा हुआ है,
जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, इससे पहले अहमदनगर दुर्ग में बंद थे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल जाने से पहले कहाँ इनको नज़रबंद करके रखा गया था? अहमदनगर में, याद रखना ना। यहीं पे इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अल्मोड़ा जेल में रख दिया गया बाद में जवाहरलाल नेहरू को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था, ठीक है, बांकुड़ा जेल में रखा गया था। कांग्रेस को इस आंदोलन में कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया और इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब देखो कुछ चीज़ और बताता हूँ इसमें आपको, जैसे देखो है ना, कांग्रेस को जैसे गांधी जी ने भाषण दिया था इस समय, है ना, उस भाषण में जो निर्देश थे वो क्या क्या थे देखो, है ना। एक तो था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े, है ना, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें तो भी काम चल जाएगा, है ना। राजा महाराजा जो भी हैं भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें, है ना, और रियासतों में रहने वाली जनता को अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें। छात्रों को कहा गया कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने निर्णय पर अडिग रहें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई छोड़ दिए 2 दिन बाद फिर स्कूल जाने का मन हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी गांधी जी के भाषण में। चलो, हालांकि देखो फिर क्या होता है कि कांग्रेस असंवैधानिक संस्था घोषित हो जाती है, संपत्ति इनकी जब्त कर ली जाती है ना। सरकार की नीतियों से जनता भड़क जाती है और नेतृत्वहीन विहीन होकर, क्योंकि देखो सब तो नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो नेतृत्व विहीन होकर तोड़फोड़ करने लगती है। इसीलिए बोलते हैं आंदोलन हिंसा और अहिंसा का मिश्रण था। देखो गांधी जी ने हालांकि कहा था कि जहाँ तक हो सके अहिंसा का परिपालन किया जाए, हालांकि वो चीज़ हुआ नहीं, जनता भड़क गई और तोड़फोड़ करने लग गई। और भारत में तो आप जानते हैं आम बात है, अभी भी देखते होंगे, शांति से कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता, है ना। तो हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। अब इस आंदोलन की एक विशेषता ये भी थी कि यह आंदोलन भूमिगत संगठनात्मक ढांचा के रूप में भी लड़ा गया, ठीक है। तो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा से मतलब क्या है कि कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने छुपकर, है ना, छुपकर इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया। जैसे देखो इस समय आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, इनके हाथों में थी, ठीक है। किनके हाथों में थी? अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक। क्योंकि ये सब गिरफ्तार हुए नहीं थे, बाकी नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है। बाद में हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यहाँ से फरार हो गए और भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए इसमें। इस आंदोलन की एक विशेषता और थी रेडियो प्रसारण द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना, है ना। तो उषा मेहता, नाम याद रखिएगा, उषा मेहता। रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने बम्बई से किया था, ठीक है, बम्बई से, है ना। और ये जो रेडियो प्रसारण लोग करते थे वो बम्बई से लेकर मद्रास तक सुना जा सकता था, ठीक है। इसका एक केंद्र बाबू भाई भी चला रहे थे, रेडियो प्रसारण का एक केंद्र बाबू भाई भी चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेसी रेडियो पर बोलते थे। बाद में जाके जब सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 4 वर्ष की सजा हुई थी इनको, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आने वाला है, अब देखो समानांतर सरकार। देखो इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, है ना। और ऐसी पहली सरकार बनी थी, याद रखिएगा, बलिया में ना। पूछेगा क्वेश्चन कि पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी, तो बलिया में। और इसका नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने, ठीक है। बलिया में चित्तू पांडे ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। देखो अब कुछ समानांतर सरकारें देख लेते हैं हम लोग। देखो बंगाल का मिदनापुर जिला, वहाँ पे तामलुक में गठित जाति सरकार 1944 तक चलती रही। इसका नेतृत्व किया था सतीश सावंत ने, ठीक है। सबसे पहला कहाँ बनी? बलिया में। बलिया का नेतृत्व चित्तू पांडे ने, ठीक है। बंगाल में मिदनापुर जिला में तामलुक जाति सरकार, जिसका नेतृत्व किसने किया? सतीश सावंत ने। फिर सतारा महाराष्ट्र में एक समानांतर सरकार बनी जो कि अब तक की सबसे दीर्घजीवी सरकार थी, ज़्यादा समय तक, है ना, 1945 तक कार्यरत रही, 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई वी चौहान और नाना पाटिल थे, ठीक है। सतारा के वाई वी चौहान और नाना पाटिल इसका ने नेतृत्व किया सतारा में, ठीक है। तलचर उड़ीसा में भी समानांतर सरकार बनी थी। तो 4 जगह याद रखना है ना, एक बलिया उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल का मिदनापुर, सतारा महाराष्ट्र और तलचर उड़ीसा, ये 4 जगह नेतृत्वकर्ता के साथ, ठीक है। देखो सतारा में एक चीज़ तो बता दिया, सबसे दीर्घजीवी सरकार रही थी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें तामलुक वाले में और याद रखो, तामलुक वाले में एक पॉइंट और याद रखो कि तामलुक की एक
73 वर्षीय किसान विधवा थी जिनका नाम था मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा, इन्हें गोली लग गई, उसके बाद भी राष्ट्रीय झंडे को इन्होंने ऊंचा रखा था। तो इस क्षेत्र में इनका कार्य जो था उल्लेखनीय रहा है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, देखो सुभाष चंद्र बोस ने, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ बरेली लिखा गया ना, ये बर्लिन है ना, ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बर्लिन है ना। बर्लिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से भारत छोड़ो आंदोलन को जनवादी अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा। जनवादी अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा। लॉर्ड लिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 की क्रांति के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो आखिरी पॉइंट उसी के ऊपर है। ठीक है, देखो कौन कौन थे विरोधी, है ना। लास्ट पॉइंट देखो, साम्यवादी दल, वामपंथी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, अकाली दल, उदारवादी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी और ईसाई समुदाय। इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, ये हो गया एक बड़ा टॉपिक हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल अवश्य रहा है ना, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पूर्ण स्वराज्य, स्वतंत्रता प्राप्त करना। लेकिन 1942 में तो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई नहीं, हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, तो असफल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जन चेतना जगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब चलो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज़ाद हिंद फौज 1942-43। ठीक है, देखो सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व परिचय, हालांकि वन लाइनर सीरीज में आप देखिएगा, इससे पहले जो 3 वीडियो आए ना वन लाइनर सीरीज के, उसमें सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय है। हालांकि मैं अलग से व्यक्तित्व परिचय का वीडियो डालूंगा, है ना, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनको। अभी सीधे आप आज़ाद हिंद फौज को समझिए, है ना। आप चाहे तो देख सकते हैं ना, वन लाइनर सीरीज में 20-20 क्वेश्चन का सेट है, उसमें जहाँ भी आज़ाद हिंद फौज के बारे में आया होगा बात, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन किए हैं। ठीक है, हालांकि व्यक्तित्व परिचय में हो जाएगा वो चीज़ फिर से। देखो सबसे पहले समझो 1938 है ना, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है ना, जहाँ पे अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाता है ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि उनके द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया चुनाव जीते, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता त्याग देते हैं और साथ में इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से, है ना। और 1939 में ही, ठीक है, यहाँ पे डेट गलत लिखा गया है, ठीक है ना, 1940 नहीं है ये, 1939 है। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1939 में। अब देखो क्या होता है 1940 में, ये 1939 है ना दोस्तों, याद रखिएगा ना, गलती से 1940 लिखा गया है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, 1940 में क्या होता है कि भारत रक्षा कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घर पर ही नज़रबंद रखा जाता है, बंगाल में, कलकत्ता में। ठीक है, वहाँ पे एक पठान जिसका नाम होता है जियाउद्दीन, ठीक है, नाम याद रखना, जियाउद्दीन का वेश बनाते हैं ये और वहाँ से भाग जाते हैं। नज़रबंद किए रहते हैं अंग्रेज लोग, वहाँ से जियाउद्दीन का वेश बना के भाग जाते हैं। ठीक है, चकमा देकर पुलिस को। और 1941 में पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचते हैं, है ना, रूस जाते हैं, रूस से जर्मनी। ठीक है, पेशावर, काबुल, रूस से जर्मनी, और वहाँ से पनडुब्बी में सवार होते हैं जर्मनी से और पहुँच जाते हैं जापान। ठीक है, मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1942 में, नाम याद रखना दोस्तों ना, एक क्रांतिकारी है रास बिहारी बोस, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और 1942 में ही, जून 1942 में ही रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष चुना जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछेगा इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, केवल आपसे पूछे इंडिपेंडेंस लीग, ये केवल इतना दिया रहे, ठीक है, तो याद रखना 1928 जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर ये देखो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, अगर इंडिपेंडेंस लीग बस पूछता है तो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पूछता है इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग, ये 2 चीज़ को पूछता है। तो 1928 में ही ना, यही रास बिहारी बोस ने इंडियन लीग की भी स्थापना की थी। ठीक है, और तीसरा 1942 में
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तीनों चीज़ को याद रखना ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो 1 सितंबर 1942 को क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन होता है, जिसके कमांडर कैप्टन मोहन सिंह को बनाया जाता है ना। कैप्टन मोहन सिंह को, वहाँ का एक सैनिक था फुजीवारा, है ना, मेजर था, मेजर फुजीवारा, जापानी सेना का। वो बोलता है कि जो भी बंधक है, भारतीय बंधक, उनको लेकर आप एक सेना का गठन कर लो। तो कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का गठन करता है। ठीक है, राज बिहारी बोस की प्रेरणा से बाद में तो कमांडर नियुक्त किया जाता है कैप्टन मोहन सिंह को। बाद में कैप्टन मोहन सिंह का मतभेद हो जाता है जापानियों से और वो इस्तीफा दे देता है। ठीक है, अब देखो 1943 में, इस पॉइंट को याद रखना ना, यहाँ से क्वेश्चन व्यापम भी पूछ चुका है। 1943 आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में सौंपा गया। ठीक है, सिंगापुर में ना, कहाँ सौंपा गया आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व, तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, इन्होंने यहाँ जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया। ठीक है, दिल्ली चलो, जय हिंद, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख ब्रिगेड देखो, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड। इसमें से आपको याद क्या रखना है, रानी झांसी ब्रिगेड का नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया। याद हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, है ना, वैसी लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक, देखो इन्होंने, जापान ने क्या हुआ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जीत लिया और आज़ाद हिंद फौज को सौंप देते हैं। ठीक है, जापान वाले अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जीत लेते हैं और आज़ाद हिंद फौज को दे देते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज अंडमान द्वीप का नाम रखती है शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम रखती है स्वराज द्वीप। ठीक है, अभी भी यही नाम है ना, अभी एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद इसका नाम परिवर्तन किया गया था, तो याद रखना, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान को शहीद द्वीप, निकोबार को स्वराज द्वीप। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाया गया। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाया गया आज़ाद हिंद फौज के द्वारा। ठीक है, 1945 में विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये अपने आप में एक रहस्यमय घटना है ना, कि मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, तो 1945 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है ना। जैसे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका बम गिरा देता है हिरोशिमा और नागासाकी में, है ना, तो जापान युद्ध में हार जाता है। वैसी जापान जैसी हारता है, सपोर्ट बंद हो जाता है और जैसी सपोर्ट बंद होता है तो आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर हो जाती है ना, और यहीं पे समाप्त। ठीक है, अब देखो आगे, देखो अब आगे लाल किला का मुकदमा देखते हैं हम लोग, इसी का सब टॉपिक है। देखो लाल किला का मुकदमा, देखो नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज, नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी, नाम याद रखना है, कर्नल शाहनवाज हुसैन, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, 3 नाम याद रखना है ना, कर्नल शाहनवाज हुसैन, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। इन तीनों पर लाल किले पर मुकदमा चलाया जाता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया जाता है। अब इसके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, किसके नेतृत्व में, तो भूलाभाई देसाई, याद रखना, भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया। इनमें अन्य वकील कौन कौन से, तो तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू अन्य वकील थे इसमें, है ना। अदालत के द्वारा इन तीनों को फांसी दे दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई, है ना। किंतु जन आंदोलनों व विरोधी तेवरों को देखकर तत्कालीन वायसराय, देखो अब वायसराय चेंज हो चुका है ना, वेवेल आ चुका है, अभी 1945 हो गया ना, 1943-44 में आ जाता है वेवेल, है ना। तो जैसे इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है ना, पूरे देश में एक कड़ी प्रतिक्रिया होती है इसके विरुद्ध, है ना, और नारा लगते हैं, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारे लगते हैं, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद को फौज को छोड़ दो। हालांकि बाद में जाके इनको रिहा कर दिया जाता है ना, जो आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये था लाल किला का मुकदमा। अब चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा CR फॉर्मूला। देखो CR फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी, है ना, उन्होंने यह फार्मूला दिया था 1944 में। उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हेतु फॉर्मूला दिया, जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता है। उन्होंने सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का सोचा, है ना। उन्होंने सोचा कि सांप्रदायिकता तो बढ़ ही रही है, तो एक काम करते हैं, मुस्लिम लीग जो मांग कर रही है उसे दे देते हैं वो, है ना। तो हालांकि कांग्रेस ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसी समय, ये जब CR फॉर्मूला दिया गया था ना, तो बात हुआ था ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वार्तालाप हुआ था। और जब वार्तालाप हुआ था ना, तो गांधी जी का भी बात हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना से। तो मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने कायदे आजम की उपाधि देकर सम्मानित किया था, कायदे आजम की उपाधि देकर सम्मानित किया। ठीक है,
कालांतर में इसी फॉर्मूला के तहत भारत का विभाजन हुआ, है ना। बाद में माउंटबेटन योजना आता है ना, इसी योजना पर आधारित था, ठीक है। अब देखो, राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे, राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वेवेल योजना 1945। देखो 1943 में लॉर्ड लिंलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल वायसराय बन के आता है, ठीक है, वायसराय बन के आता है। अब इसने ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से भारत में जो सांविधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जाए, है ना। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था उस समय भी, तो लॉर्ड वेवेल ने विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग भी पाना चाहा और उसी के तहत जून 1945 को एक योजना की घोषणा की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे देखते हैं हम लोग, है ना। देखो, एक तो केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है भाई। कार्यकारिणी पहले भी होती थी, लेकिन अब बोल दिया गया कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी सदस्य कैसे होंगे, भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा यानी विदेश हो गया, संचार हो गया, है ना, और रक्षा हो गया, इन मामलों को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को प्राप्त होंगे। वही अधिराज्य वाला बात कर दिया फिर से कि डोमिनियन स्टेट का आपको डोमिनियन स्टेट बना देंगे हम लोग, ये बोला फिर से। 40% हिंदू, 40% मुसलमान और 20% अन्य वर्ग के सदस्य कार्यकारिणी में होंगे, है ना। और वायसराय को मंत्रियों की राय को ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन अकारण राय को नहीं ठुकराएगा, ठीक है, विचार विमर्श करेगा, उसके बाद उसको लगता है तो ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे वेवेल योजना में। इसी के तहत 25 जून, ठीक है, इसी के तहत 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया, शिमला में बुलाया गया तो शिमला सम्मेलन बोल दिए, ठीक है। तो वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन किया? तो लॉर्ड वेवेल, उस समय का तत्कालीन वायसराय जो था, है ना। इस सम्मेलन में कुल 21 नेताओं ने भाग लिया, है ना। कांग्रेस का नेतृत्व याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद तो नेतृत्व ही कर रहे थे कांग्रेस का, अब्दुल गफ्फार खां और सिख नेता थे तारा सिंह। इन्होंने भाग लिया था शिमला सम्मेलन में, कुल 21 नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता के कारण सम्मेलन असफल हो गया। असल में जिन्ना क्या चाह रहा था कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि कौन है? मुस्लिम लीग। और कहीं भी, चाहे वो कार्यकारिणी हो, चाहे वो विधानसभा हो या कोई भी क्षेत्र हो, सरकारी विभाग हो, हर जगह पे मुसलमानों का जो प्रतिनिधि नियुक्त करने का कार्य कौन करेगी? तो मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन भी विफल रहा, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है ब्रिटेन में आम चुनाव। देखो ब्रिटेन में आम चुनाव, ठीक है। 1945 के अंत में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, ठीक है। एक तरफ रहेगी लेबर पार्टी, ठीक है, और एक तरफ रहेगी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी से चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे क्लीमेंट एटली और कंजर्वेटिव पार्टी से विंस्टन चर्चिल। इस चुनाव में क्या होता है? लेबर पार्टी विजयी होती है और क्लीमेंट एटली बन जाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और जैसी लेबर पार्टी सत्ता में आती है ब्रिटेन में, घोषणा कर देते हैं प्रधानमंत्री वहाँ के क्लीमेंट एटली की स्वतंत्रता की मांग को हम स्वीकार करते हैं और इसके लिए भारत के संवैधानिक विकास के लिए संविधान निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, नौसेना का विद्रोह। एक बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब ठीक है ना, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं पर। देखो नौसेना का विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946, 18 से 23 फरवरी 1946। देखो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब मुंबई के तलवार नामक जहाज का नाम याद रखना तलवार, ठीक है, में नस्ली भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। खराब भोजन दिया जा रहा था और साथ ही साथ नस्ली भेदभाव भी किया जाता था। पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अंग्रेज अपने आप को आनुवंशिक रूप से ज़्यादा प्रखर और श्रेष्ठ समझते थे, है ना, और इसीलिए नस्ली भेदभाव करते थे, गोरे और काले वाला, है ना। और साथ ही साथ हम अभी उस टॉपिक को पढ़े नहीं हालांकि, लेकिन जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था, है ना, यूरोपीय सैनिकों के अपेक्षा। और इनकी भारतीय सैनिकों की संख्या जबकि ज़्यादा भी थी, उनको सारी सुविधाएं मिलती थी, हमको सारी सुविधाएं मिलती नहीं थी। तो इसी के कारण एक खराब भोजन भी एक कारण रहा है नौसेना के विद्रोह का, ठीक है। अब देखो भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ के रेडियो ऑपरेटर थे बीसी दत्त,
उन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया, है ना। और फिर क्या हुआ, बॉम्बे, कलकत्ता, कराची, विशाखापट्टनम बंदरगाह में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। नागरिकों ने नाविकों ने, गलत लिखा गया दोस्तों, ये माफ़ करना इसको, है ना, ये नागरिकों नहीं है, ये है नाविक, ठीक है। वहाँ पे जो भी नाविक थे, नाविकों ने केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया, जिसके नेतृत्वकर्ता MS खान थे, ठीक है। केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया जिसके नेतृत्वकर्ता MS खान थे। बाद में जाके सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से नौसेना के विद्रोह को शांत कराया गया। क्यों शांत कराया? देखो, सरदार पटेल का ये सोचना था कि हमको अब आज़ादी मिलने ही वाली, क्योंकि देखो घोषणा तो कर ही दिया था कहीं ना कहीं, है ना। चुनाव होने 1945 में चुनाव हुआ, जैसी जीती घोषणा हुई गई थी लगभग कि आज़ादी दे देंगे। तो सरदार पटेल चाहते थे इस संक्रमण काल में अगर इस तरह के विद्रोह होंगे तो देश कैसे चलेगा, कैसे संभलेगा देश। इसीलिए इन्होंने सेना के विद्रोह को शांत कराया, क्योंकि देखो सेना का मतलब ही होता है अनुशासन, है ना। अनुशासन नहीं है तो सेना नहीं है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। देखो, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि संवैधानिक विकास के लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा भारत, है। तो 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट ने एक मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन के सदस्य थे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष भी थे, याद रखना ना। तो क्रिप्स मिशन में जो सदस्य थे ना, वही इसमें भी है कैबिनेट में, बस याद रखना अध्यक्ष चेंज हो जाएगा। वहाँ पे स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष था, यहाँ पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स AV अलेक्जेंडर, ये दो सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। देखो, भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं ना, भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ, ठीक है। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन ने। हालांकि इसको जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे ना, तो ये सब टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो अभी इसको समझ लो, काफ़ी है इतना, ठीक है। भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। अब देखो, इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। एक कैबिनेट मिशन के कुछ मुख्य प्रावधान थे, रिपोर्ट प्रस्तुत किए जब लोग, ठीक है। देखो अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है हमारा अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। अंतरिम सरकार में देखो, मंत्री का नाम अभी नहीं बता रहा हूँ ना, संविधान में पूरा बताऊंगा, ठीक है। अंतरिम मतलब होता है अस्थायी। संविधान जब हम लोग शुरू करेंगे ना, संवैधानिक विकास, जब एक्ट पढ़ लेंगे, एक्ट के बाद संविधान सभा के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो ये जितनी भी चीज़ें ना फिर से रिपीट होंगी, मान लो। तो अंतरिम सरकार वगैरह वहाँ पे और डिटेल में हो जाएगा ना। तो अभी जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग याद करने का कोशिश करो, ठीक है। देखो, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अनुसार चुनाव कराया गया, है ना। इसमें था ना अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, तो अंतरिम सरकार का गठन बिना चुनाव के तो नहीं होगा ना, है ना। और यहाँ पे देखो बोला भी गया था 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। हालांकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, है ना, लेकिन चुनाव तो हुआ ना, ठीक है। तो चुनाव कराया गया। अब देखो, इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य लोगों को 15 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने, ये डेट याद रखो ना, अब देखो फिर से मुस्लिम लीग पराजित हो गई ना चुनाव में, तो 16 अगस्त 1946 डेट याद रखना है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, ठीक है, इसका विरोध करने के लिए, ठीक है। अब इस अवसर पर भीषण सांप्रदायिक दंगे भी फैलाए गए मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है ना। अंतरिम सरकार वगैरह देखेंगे हम लोग संविधान में, कौन किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था, ठीक है। 2 सितंबर 1946 याद रखना, अंतरिम सरकार ने कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। शुरुआत में देखो, मैं बताया भी था कि शुरुआत में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में लियाकत अली के नेतृत्व में शामिल हो जाती है और ये सांप्रदायिक दंगा का फैलाने लगते हैं लोग, है ना, ठीक है। अब देखो एटली की घोषणा देखते हैं हम लोग। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक, याद रखना ना, जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंपकर भारत छोड़ देंगे। उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंपकर भारत छोड़ देंगे जून 1948 के पहले ही, ठीक है। तो ये एटली ने घोषणा कर दी। अब देखो अगला, देखो माउंटबेटन योजना, है ना, लास्ट टॉपिक है ये, समझ लो।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। देखो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और सत्ता हस्तांतरण के कार्य में लग गए। यद्यपि गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विभाजन के सख्त खिलाफ थे। इस योजना के आधार पर भारत का विभाजन होता है। इसको मन बाटन योजना भी बोलते हैं ना, माउंटबेटन योजना या मन बाटन योजना। एक भारत विभाजन की एक और योजना थी, सीआर फॉर्मूला बता दिया, एक और थी कूपलैंड योजना, है ना। ये सब भारत विभाजन से संबंधित है, ठीक है। इसी के तहत भारत का विभाजन होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये माउंटबेटन योजना के तहत होता है। इसी के तहत हम लोग देखते हैं माउंटबेटन योजना जब प्रस्तुत की जाती है तो प्रस्ताव लाया जाता है ब्रिटिश संसद में, है ना, वहाँ पारित किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को ही भारत शासन अधिनियम पारित होता है 1947 वाला, ठीक है। और उसमें ये प्रावधान रहता है, कुछ बता देता हूँ, जैसे अधिनियम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक तो रहता है कि मतलब इतने तारीख से 14 अगस्त 15 अगस्त से भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे, है ना। और जो रियासतें थी, रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि या तो वो भारत में शामिल हो जाए या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र रह लें। तो 562 रियासतें थी, है ना, 562 रियासतें थी, तो उसमें से 559 तो शामिल हो गई, है ना। किसी ने सरदार पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसीलिए ना भारत का बिस्मार्क बोला जाता है सरदार पटेल को, क्योंकि भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका, है ना। तो 562 में से 559 तो शामिल हो जाती हैं, लेकिन 3 शामिल नहीं होती हैं। देखो सरदार पटेल जो रियासती विभाग बनाया जाता है ना बाद में, तो उसका अध्यक्ष चुना जाता है सरदार पटेल को और सचिव रहते हैं वीपी मेनन, है ना। तो 3 रियासतें थी, देखो 3 रियासतें थी, एक तो हैदराबाद, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और एक जूनागढ़, ठीक है। ये 3 बोलते हैं। देखो हैदराबाद बोलता है, इसके बारे में समझ लो पहले। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, लोग का अलग विचार रहता है कि नहीं हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, इस टाइप का विचार रहता है ना। देखो हैदराबाद का क्या विचार रहता है कि पाकिस्तान में जाऊंगा। अब सोचो, जैसे भारत का निचला हिस्सा ये है, पाकिस्तान इस साइड है, यहाँ कहीं पे है हैदराबाद, यहाँ से कहाँ शामिल होगा भाई, तो पाकिस्तान में, है ना। दूसरा चीज़ क्या था कि यहाँ की जो जनता थी ना, वो जनता यहाँ की मुस्लिम थी हैदराबाद की, लेकिन जनता थी ना, जो अधिकतर जनता थी वो हिंदू थी, राजा था मुस्लिम, इसलिए पाकिस्तान जाना चाहता था, है ना। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थी, जम्मू कश्मीर बोलता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थी कि जनता मुस्लिम थी, मुस्लिम बहुल, और राजा था हिंदू, हरि सिंह थे राजा जम्मू कश्मीर के उस समय, है ना। जूनागढ़ का नवाब था, जूनागढ़ का नवाब भी बोल रहा था कि भाई पाकिस्तान जाऊंगा, नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सरदार पटेल सैनिक कार्रवाई करते हैं हैदराबाद पे, ठीक है, और शामिल कर लेते हैं हैदराबाद को भारत संघ में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि पाकिस्तान कबायली आक्रमण कर देता है 1948 के करीब, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो उस समय के राजा थे हरि सिंह, है ना, हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। वो आते हैं भारत के पास भागे भागे कि बचाओ हमको, बचा लो। तो हरि सिंह आते हैं, तो इनसे फिर विलय पत्र में हस्ताक्षर कराया जाता है, याद रखना ना, विलय पत्र में हस्ताक्षर कराया जाता है और भारत में शामिल कर लिया जाता है इनको, ठीक है। फिर एक है जूनागढ़, तो जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाना चाह रहा था, तो वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, याद रखना, जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। रेफरेंडम बोलते हैं ना, रेफरेंडम कराया गया और अधिकांश जनसंख्या वहाँ का कहना था कि हम भारत में शामिल होंगे, तो जूनागढ़ इस प्रकार से भारत में शामिल हो गया। तो 3 रियासतें याद रखना, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, और उनकी स्टोरी याद रखना, है ना। रियासत मंत्रालय का भी बता दिया हूँ कि भाई सरदार पटेल और वीपी मेनन थे उसमें, है ना, और इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये हो जाता है हमारा।